अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फूड हैबिट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम और फूड हैबिट्स की वजह से होने वाले डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन का 11.4 टॉपिक चल रहा है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले डिसऑर्डर्स यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कोई जो है वो ऑर्डर के हिसाब से ना हो, डिसऑर्डर हो जाए, मतलब ख़राब चीज़ कोई हो जाए या कोई ख़राबी हो जाए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, या फूड हैबिट्स की वजह से हमें कोई बीमारी हो जाए तो वो डिसऑर्डर कहलाती है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और फूड हैबिट्स की वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो बीमारी है वो अल्सर। An ulcer is a sore, a painful wound which is developed anywhere in the body। ये हमारे पास अल्सर क्या है, ये एक किस्म का पेनफुल वाउंड है, मतलब एक कोई ज़ख़म है जो बॉडी के अंदर एक ज़ख़म हो जाता है और वो ज़ख़म जो है वो बॉडी में कहीं भी हो सकता है। इट इज़ इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक द मोस्ट कॉमन अल्सर इज़ पेप्टिक अल्सर। तो हमारे जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी रास्ता है, जो भी ट्रैक है, उसके अंदर जो होने वाला हमारे पास अगर कोई पेनफुल वाउंड उसके अंदर हो जाता है तो वो पेप्टिक अल्सर एक है जो मोस्ट कॉमन है, मतलब इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। दिस मे बी टर्म्ड एज गैस्ट्रिक अल्सर और इंटेस्टाइनल अल्सर। इनको जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर या फिर इंटेस्टाइनल अल्सर भी कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द स्टमक और इंटेस्टाइन रिस्पेक्टिवली। तो अगर ये जो है स्टमक के अंदर है तो इसे गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, या फिर अगर ये इंटेस्टाइन के अंदर है तो इसे इंटेस्टाइनल अल्सर कहेंगे। तो ये डिपेंड करता है इसकी लोकेशन पर कि कहाँ पर ज़ख़म हो रहा है। अगर ज़ख़म जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर है तो वो इंटेस्टाइनल अल्सर, अगर वो स्टमक के अंदर है तो वो गैस्ट्रिक अल्सर कहलाएगा। आर दे आर आल्सो टर्म्ड एज पेप्टिक अल्सर। इन सभी को जो है वो कॉमनली एक पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है, सिंस द डैमेज इज़ काज्ड बाय डाइजेस्टिव जूसेस। क्योंकि ये जो है ये डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से ये सारा डैमेज जो है हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर कोई पेनफुल वाउंड ज़ख़म कहाँ पर हो चुका है तो वहाँ पर ये जूसेस जाकर अट्रैक्ट कर देंगे और वहाँ पर जो है वो बहुत दर्द होता है। तो इसीलिए इस पूरे जो है फिनोमेना को, डाइजेस्टिव जूसेस से होने वाली इन बीमारियों को जो है वो पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। उसके बाद इट हैपन्स टू व्हेन द HCl और गैस्ट्रिक जूसेस एचेज अवे फ्रॉम द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ म्यूकस विच में काज पेनफुल कंडीशन। तो ये इसलिए होता है क्योंकि HCl जो है ये एक ख़तरनाक हमारे पास जूस है, और जब हमारे पास कोई ज़ख़म हो जाता है तो एक प्रोटेक्टिव जो लेयर म्यूकस की होती है वो डैमेज हो जाती है, और ये जो है HCl उस पर अटैक, हमारे जो है हमारा मांस होता है उसके ऊपर ये अट्रैक्ट करने लगता है, और जैसे ही अट्रैक्ट करता है तो एक पेनफुल कंडीशन क्रिएट हो जाती है, बहुत दर्द होने लगता है। द कॉमन काज ऑफ पेप्टिक अल्सर आर सम बैक्टीरिया। यहाँ पर जो है इनके काज कुछ हैं, यहाँ पर इसके सब असबाब ये हैं कि कुछ बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं जो ये पेप्टिक अल्सर काज करवाते हैं। उनके नाम यहाँ पर हमारे पास कुछ मेंशन है, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये हमारे पास एच पाइलोरी भी कहलाता है। तो एच पाइलोरी ये एक बैक्टीरिया का नाम है, और ये बैक्टीरिया जो है पेप्टिक अल्सर के अंदर शामिल होता है। सम मेडिकेशंस लाइक एस्पिरिन, स्ट्रेस और ड्रिंकिंग अल्कोहल, टेकिंग लॉट्स ऑफ स्पाइसी फूड, ये सभी जो है वो कारण हो सकते हैं। तो कुछ जो है वो एस्पिरिन जैसी हम मेडिकेशन खाते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी एस्पिरिन जैसी लेते हैं, या स्ट्रेस लेते हैं, या ड्रिंकिंग करते हैं शराब की, या फिर कोई हम ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, तो ये जो है बैक्टीरिया अटैक करता है और हमें पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, और ये जो है इनके कुछ असबाब हैं। द सिम्टम्स ऑफ अल्सर इंक्लूड लॉस ऑफ एपिटाइट, हमें जो है भूख नहीं लगती, और उसके बाद शार्प एब्डोमिनल पेन, हमें बहुत ही ख़तरनाक जो है वो दर्द होता है, नूज़िया होती है और वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती हैं, और नूज़िया का मतलब है उल्टी वाली कंडीशन होती है, मतलब हमें ऐसे घबराहट होती है कि उल्टी आने वाली है। द ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द काजेज एंड कंसिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक एंड फोटोन पंप इनहिबिटर PPI टू रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ एसिड इन स्टमक। तो ये जो है एसिड की सिक्रेशन को स्टॉप करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए ये जो है हम एक इनहिबिटर का जो यूज़ करते हैं जिसका नाम है PPIS या फिर
प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इनका यूज़ करते हैं ताकि एसिडिटी जो है वो कम हो सके, और कुछ ट्रीटमेंट भी हम ले सकते हैं, कुछ प्रॉपर एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं इस बीमारी से बचने के लिए। उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग आपको जैसे कि पता है कि फूड मीन्स खाना और पॉइजनिंग मीन्स जहर। तो खाना जो है वो ख़राब हो जाता है या फिर जहर की शक्ल अख्तियार कर लेता है, उसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फूड पॉइजनिंग आर इलनेस आर काज्ड बाय टेकिंग कंटामिनेटेड आर स्पॉइल्ड फूड। तो अगर हम ख़राब या फिर कोई गंदा खाना खाते हैं या फिर कोई टॉक्सिक खाना खाते हैं तो हमें जो है फूड पॉइजनिंग की एक बीमारी हो सकती है। द फूड में बी कंटामिनेटेड थ्रू सम बैक्टीरिया विच सच एज स्टेफाइलोकोकस। तो कुछ बैक्टीरिया की वजह से हमारा जो है खाना ख़राब होता है, जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस, और कुछ वायरसेस और कुछ पैरासाइट और पैथोजेंस भी हो सकते हैं। पैथोजेंस मतलब नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे छोटे जो है वो माइक्रोब्स। द अनकुक्ड फूड इज़ कॉमन फैक्टर दैट इज़ फूड कंटेमिनेशन। तो हमारे पास जो है अनकुक्ड मतलब कुछ जो खाना है कच्चा है या फिर खाना ठीक से नहीं पका है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो खाना जो है वो कंटामिनेटेड है, वो गंदा खाना होगा, वो ठीक से पकता नहीं है, तो उसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर रह जाते हैं। द कॉमन काज सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर स्टमक क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, फीवर एंड डायरिया। तो इसके अंदर जो है वो हमें स्टमक क्रैम्प्स मतलब हमारे स्टमक के अंदर जो है वो एक अजीब से जो है वो क्रैम्प्स होने लगते हैं, और उसके बाद जो है वॉमिटिंग होती है, फीवर बुखार भी आ जाता है, और डायरिया भी हमें हो सकती है। डायरिया का मतलब होता है दस्त आना। तो यहाँ पर द ट्रीटमेंट इज़ रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड सम एंटीबायोटिक। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो डिहाइड्रेशन से रिलेटेड है, मतलब पानी की जो है वो कम करना, डिहाइड्रेट करना बॉडी को। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी कुछ यूज़ किया जाता है, और एंटीबायोटिक्स भी यूज़ की जाती हैं इस बीमारी से बचने के लिए। उसके बाद है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया ये भी हमारे पास एक बीमारी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। इट इज़ पॉपुलरली नॉन एज इनडाइजेशन। ये जो है इनडाइजेशन भी कहलाती है, मतलब बद हाजमा। तो हाजमा अगर नहीं होता है तो उसे इनडाइजेशन कहते हैं। इट इज़ रिफर्स टू डिस्कम्फर्ट और पेन दैट अकर्स इन द अपर एब्डोमिनल फॉलोड बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग। तो हम खाना खाते हैं और ड्रिंकिंग करते हैं, तो उसके बाद जो है वो हमारा अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और हमें जो है वो एक किस्म की घबराहट होती है और डिस्कम्फर्ट हो जाता है, और कुछ दर्द भी होता है हमारे एब्डोमेन के अंदर। उसके बाद कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड ब्लॉटिंग, नोज़िया, एब्डोमिनल फुलनेस। तो हमारा एब्डोमिन जो है फुल हो जाता है, और हमें जो है वो नोज़िया की शक्ल जो है वो ऐसी लग जाती है, हमें नोज़िया हो जाता है, और हमें जो है वो ये एब्डोमिनल फुलनेस भी हो जाती है। हमारा जो एब्डोमिन है वो फुल दिखाई देता है क्योंकि खाना उसके अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इट मे काज हार्ट बर्न ड्यू टू एसिड रिफ्लक्स। इसके अंदर जो है वो हमारी दिल भी हमारा जल सकता है, हार्ट भी बर्न हो सकता है, क्योंकि एसिड जो है वो उसके अंदर मौजूद होता है और वो हार्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी हमारे पास एक ऐसी बीमारी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड टू अकोमोडेशन ऑफ एक्सेसिव बॉडी फेट्स। इसके अंदर जो है बॉडी का फेट ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है, लिमिट्स के ज़्यादा बढ़ जाता है। बॉडी के अंदर फेट का ज़्यादा जमा होना जो है वो ओबेसिटी कहलाता है, और आदमी जो है वो मोटापे का शिकार हो जाता है। मेडिकली अकॉर्डिंग टू WHO, एन एडल्ट एट एज अराउंड 35 ईयर्स पर्सन इज़ कंसिडर्ड एज ओबेस when his body mass index is BMI body mass index is over 30 kg per meter square। तो हमारे पास WHO जो एक कंपनी है वो हमें ये बताती है कि एक 35 साल का नौजवान, उसका जो है वो अगर वज़न जो है वो हमारे पास 30 kg पर मीटर स्क्वायर जितना, जिससे अगर उससे ज़्यादा है तो उसे ओबेस कह सकते हैं, मतलब वो जो है वो मोटा उसे कह सकते हैं अगर उसका जो है वज़न अगर 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है। तो BMI इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेट ऑफ द पर्सन विद स्क्वायर ऑफ हिज हाइट्स। BMI जो है ये एक वैल्यू है, ये हमें
कैसे मिल सकती है? हमें पहले जो है वो एक आदमी का जो है वो वेट और उसको जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा एक उसकी हाइट के स्क्वायर से। तो हमें ऊपर उसका जो है वो वेट लिखना पड़ेगा और नीचे जो है वो हाइट और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इससे जो है वो हमें उसका BMI मिल सकता है और BMI अगर 30 kg से ज़्यादा है तो हमें पता चल सकता है कि ये आदमी जो है वो मोटापे का शिकार हो चुका है। उसके बाद ओबेसिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस वायर इन्वायरमेंट डाइट और एक्सरसाइज। तो ये ओबेसिटी जो है वो ये इसलिए होती है क्योंकि इनहेरिटेंस की वजह से हो सकती है। इनहेरिटेंस क्या है? ये हमारे अगर बचपन से हमारे जीन्स के अंदर ही मोटापा लिखा हुआ है तो हमारे जीन्स जो है उसी पर वर्क करेंगे और हमें मोटापा हो सकता है। तो इनहेरिटेंस मतलब हम हमारे अम्मी अबू अगर मोटे हैं तो हम भी मोटे हो सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट की वजह से, हमारे माहौल की वजह से भी हम जो है वो हम इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। डाइट हम कौन सी ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, या एक्सरसाइज हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये सारा डिपेंड करता है ओबेसिटी के होने या ना होने पर। The obesity increases the risk of diabetes, cardiovascular disease, hypertension and some cancers। तो ओबेसिटीज़ जो है ये इन अगर दूसरी बीमारियों का भी रिस्क जो है वो बढ़ा देता है। जैसे अगर किसी को ओबेसिटी है तो उसे डायबिटीज़ भी हो सकता है और दिल से जुड़ी हुई बीमारियां भी हो सकती है। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर भी उसे हो सकता है और कुछ कैंसर्स भी उसे हो सकते हैं। तो ये ओबेसिटी के बाद होने वाली डिजीज़ हैं। इवन थ्रो मेडिकेशंस एंड डाइट्स कैन हेल्प the treatment of obesity cannot be short term fix, but it has for lifelong commitment to proper diet habits, increase physical activity and regular exercise। तो इसका जो हमारे पास कुछ मेडिकेशन जो है वो कुछ हेल्प कर सकती हैं और कुछ अगर डाइट बंदा सही ले तो जो है वो ठीक हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक दम में ये फिक्स हो जाती है बीमारी। इसको है जो एक टर्म में जो है हमें लाइफ लॉन्ग इसे जो है हमें जो भी डॉक्टर बताते हैं उसे लाइफ लॉन्ग पूरी ज़िंदगी जो उसे हमें फॉलो करना होता है और हमें एक्सरसाइज फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना होता है और रेगुलर जो है एक्सरसाइज करनी होती है और ये हमें इसका कमिटमेंट करना होता है, वादा करना होता है ताकि हम दोबारा कभी हमें ओबेसिटी ना हो। तो इसको जो है वो ज़िंदगी भर इसे फॉलो करना पड़ता है, तब जाके ये जो बीमारी है ये ख़त्म होती है। उसके बाद एक दो और हमारे पास बीमारियां जो है वो लिखी हुई हैं यहाँ पर। एनोरेक्सिया नर्वोसा यहाँ पर एक बीमारी का नाम है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। उसे जो है वो एनोरेक्सिया भी कह सकते हैं। तो इट इज़ फिजिकल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैज़ अ फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड रिफ्यूजेज टू ईट प्रॉपरली। ये जो है ये एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ नहीं है, ये हमारी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मतलब हमारे एक ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम होती है कि इंसान को जो है वो इतना खौफ हो जाता है, इतना फेयर हो जाता है कि मैं मोटा ना हो जाऊं, इतना फेयर हो जाता है कि वो जो है वो खाना खाने से भी इनकार कर लेता है। इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद यंग गर्ल्स एंड वुमेन्स। ये जो है तकरीबन गर्ल्स और वुमेन्स के अंदर ये देखा गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ विक्टिम डेवलप एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट रिड्यूसेस टू नॉर्मल। तो ये जो है इसमें हमें लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, मतलब भूख नहीं लगती इसकी वजह से, क्योंकि इसे साइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर हो चुका है। अब ये जो है वो खाना नहीं खाती। उसके बाद जो है इससे जो है इसका वेट जो है वो भी कम हो जाता है, बहुत ही नॉर्मल से भी बहुत ही वो पतला इंसान हो जाता है। इट मे बी अकम्पनीड बाय स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड वॉमिटिंग इन सम पेशेंट्स। ये जो है हमें मुसलसल उल्टियों का भी शिकार वो इंसान हो सकता है। उसके बाद आता है बुलिमिया नर्वसा। बुलिमिया नर्वसा ये भी एक डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, जस्ट लाइक एनोरेक्सिया नर्वसा इट इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये भी जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ऑफ गेनिंग एक्सेसिव बॉडी वेट्स। इसके अंदर जो है वो आदमी पतला हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आदमी बहुत ही मोटा हो जाता है। दिस में बी ए वेरी सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर। ये जो है वो बहुत ही सीरियस और ज़िंदगी को ख़तरे में डालने वाला जो है वो डिसऑर्डर है। इट इज़ जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय बिंज ईटिंग। ये जो है वो ज़्यादा खाना खाने की वजह से जो है ये होता है। एपिसोड्स ऑफ अनकंट्रोलेबल ईटिंग सो ए पर्सन कंज्यूमिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड। इसके अंदर क्या है, हम खाना खाने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और इंसान इतना ज़्यादा खाना खा लेता है कि वो जो है वो मोटा होने लगता है। फॉलोड बाय पर्गिंग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। इसके अंदर भी जो है वो उल्टियाँ
होती हैं। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम बुलिमिया में लीड टू किडनी फेलियर। इसके अंदर जो है वो हमारी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसके अंदर जो है वो हमारी किडनी फेलियर भी बढ़ जाता है। किडनी फेलियर हमारा हो सकता है, किडनियाँ हमारे गुर्दे जो है वो फेल हो सकते हैं। हार्ट प्रॉब्लम, हमें जो है दिल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। टीथ डीके, हमारे दांत गिर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट और केमिकल इम्बैलेंस, तो हमारे केमिकल हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स का भी जो है इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये जो दो बीमारियां थी ये हमारे पास जो है ब्रेन से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जिसके अंदर एक के अंदर जो है वो आदमी को जो है वो खौफ हो जाता है खाने से और आदमी जो है वो खाना खाना छोड़ देता है। लेकिन दूसरे के अंदर जो है हमारे पास उल्टा हो रहा है, यहाँ पर जो है वो आदमी ज़्यादा खाना खा लेता है, अपने आप को खाना खाने से जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता और ज़्यादा अपना वज़न जो है वो बढ़ा लेता है, जिससे जो है उसे दूसरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो है पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब जो है हम इसकी एक्सरसाइजेज की तरफ आएंगे और उसके अंदर एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस सारे जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो वो वाली वीडियो मिस मत करना। सो लेट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।